तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सेलेटेड फ्लूइड को लेके। देखिए पिछली जो क्लास थी उसके अंदर में हम स्टैटिक फ्लूइड तक बात कर चुके थे। हालांकि जो एक्सेलेटेड फ्लूइड है वो भी एक पार्ट है हमारे पास में स्टैटिक फ्लूइड को लेकर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और बाकी जो आज की क्लास में हम देखेंगे काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स इसके अंदर में कंसीडर करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो एक्सेलेटेड मोशन के ऊपर में या एक्सेलेटेड फ्लूइड के ऊपर में पूछे जाते हैं। पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि एक्सेलेटेड फ्लूइड होता क्या है। देखिए आपने स्टैटिक फ्लूइड को बात करी तो स्टैटिक फ्लूइड में आपने देखा कि कोई भी कंटेनर आप लोगों ने लिया है और उस कंटेनर के अंदर में आपने फ्लूइड को फिल कर दिया है। अब जैसे ही आप इसको फ्लूइड को फिल करते हैं और इसके ऊपर में जो भी प्रेशर की कैलकुलेशंस करते हैं, मान लो यहाँ पर कैलकुलेशन किया या किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर आपने कैलकुलेट किया, तो यहाँ जो भी कैलकुलेशन करती है तो हम कहते हैं कि हमने जो काम किया है वो स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर में काम किया है। और उस पोजीशन के ऊपर में, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर में एक्सेलेरेशन जो था हमारे पास में जीरो था। अगर एक्सेलेरेशन जीरो रहता है तो आप कंफर्म है, मतलब जो इनर्शियल फ्रेम है उसके अंदर में या तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो या फिर हमारे पास में एक्सेलेरेशन जीरो हो, तो हम ये कहते हैं कि हमने काम किया एक इनर्शियल फ्रेम के ऊपर में। और जब इनर्शियल फ्रेम पर बात करते हैं तो जो न्यूटन के लॉज हैं वो हम इजीली उसके ऊपर में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसी के अंदर में थोड़ा सा और चेंज डालूं तो जो हमारे पास में कंटेनर था उस कंटेनर के अंदर में हमने कर दिया फिल फ्लूइड को, ये हमने फ्लूइड इसके अंदर में इंसर्ट कर दिया। अब यहां पर पोजीशन क्या आएगी कि मैं इस कंटेनर को या तो ऊपर की साइड में लेके जाऊं विद एनी एक्सेलेरेशन, ए मैंने उसके अंदर में प्रोवाइड कर दिया, या फिर पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि मैं इसको नीचे की साइड में लेके जाऊं या फिर इसको फ्री फॉल होने के लिए छोड़ दूं, तो वहां पर भी एक एक्सेलेरेशन आएगा। तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लेके जाऊं, मतलब मैं हॉरिजॉन्टली इस कंटेनर को आगे की साइड में लेके जाऊं और कोई एक्सेलेरेशन उसके अंदर प्रोवाइड कर दूं। और चौथा जो केस हमारे पास में बन सकता है वो ये बन सकता है कि मैं इस कंटेनर को एक स्लोप के ऊपर में, यानी कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में चढ़ाऊं विद एन एक्सेलेरेशन। तो चार पॉसिबिलिटीज हमारे पास में इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर में बनती हैं जो हमारा एक्सेलेटेड फ्लूइड होता है। चारों कंडीशंस को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वाला रहता है। और ये सारी चीजें समझने से पहले आपको एनएलएम का एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने प्रोवाइड किया था स्यूडो फोर्स का, वो स्यूडो फोर्स आप लोग को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नहीं भी आती है तो कोई इशू नहीं, मैं वो यहाँ पर करवाऊंगा आप लोग को इसी की कंटिन्यूटी के साथ में, ताकि और इजीली आप इन चीजों को समझ पाएं। बाकी जो हमारे साथ में आज इस पे YouTube पे जुड़ रहे हैं तो उनको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं भाई, हमारा जो कोर्स है वो कंटिन्यू है फोटोनिक्स ऐप के ऊपर में। तो आप फोटोनिक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे टेलीग्राम का भी लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम बात करें पहला केस। तो पहले केस के अंदर में मैंने आपको कंडीशन दी है कि ये मेरे पास में एक कंटेनर भरा हुआ कंटेनर है और उसके अंदर मैंने फ्लूइड को इंसर्ट कर दिया। अब इन क्वेश्चंस के अंदर में आप लोगों से प्रेशर पूछता है एट बॉटम। तो देखो इस पॉइंट का कोई भी एक पार्टिकल मैं ले लेता हूं जिसका मास है m, एक मास है, मतलब जिसका मास है m, मैंने छोटा सा एक पार्टिकल उसके अंदर में कंसीडर कर लिया उस फ्लूइड का। तो ये नीचे की साइड में अपना एक वेट लगा रहा होगा जिसका वेट होगा mg के बराबर में, और ये mg थ्रू आउट यहां पर आएगा और इस पोजीशन तक आ जाएगा। देखो जो बाहर का वाटर भरा पड़ा है उसको अभी भूल जाओ, अभी ये मानो कि इसके अंदर में एक छोटा सा पार्टिकल है। क्यों ये सारा सिनेरियो समझा रहा हूं, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है छोटे से कॉन्सेप्ट की, तो इसलिए बार बार आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो मैं शुरू में ही इसको ले रहा हूं कि ये मान लो कि एक छोटा सा कोई पार्टिकल हमने ले लिया एम मास का और उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। ये इसका वेट हो गया जो हमने स्टैटिक बायोन से स्टैटिक के अंदर में पढ़ा था, और बाकी की जो चीजें हैं वो उसके वेट को बैलेंस कर रही है। तो ये जो टोटल इसका प्रेशर पहुंचेगा वो नीचे तक पहुंचेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, अब ये पीबी पॉइंट के ऊपर में मुझे प्रेशर को कैलकुलेट करना है और मैंने इसके ऊपर में एक एक्सेलेरेशन लगा दिया, मान लेता हूं कि ऊपर की साइड में a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ा था कि अगर ये मेरे पास में a एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा जो रेफरेंस है, मतलब पूरा जो मेरे पास में ये फ्रेम आ गई है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस फ्रेम के अंदर में मूव कर रही है, वो कर रही है नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर में। ये चीज मैंने वहां पर भी बताई थी कि अगर मेरे पास में फ्रेम को हम डिसाइड करते हैं दो तरीके से, एक इनर्शियल फ्रेम होती है और एक मेरे पास में नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है। अगर ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी है या फिर एक्सेलेरेशन उसका जीरो है तो हम कहते हैं कि इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वही हमारा एक्सेलेटेड आ गया, यानी कि पूरा सिस्टम हमारा एक एक्सेलेटेड वर्जन में है, तो हम वहां पर जो इंप्लीमेंट करते हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का यूज करते हैं। और ये बोला जाता है कि अगर आपको इस कंडीशन में, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर में आपको एनएलएम की कंडीशन यानी कि उसके लॉज लगाने हैं, तो आपको एक स्यूडो फोर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में लानी पड़ेगी। अब स्यूडो फोर्स क्या कहती है कि भाई ठीक है आपको एनएलएम लगाना है तो लगा लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना बात कि एफ एस स्यूडो फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर में आप लगा रहे हो उसका मास
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो होना चाहिए आपके पास में, इनटू, अब बात आई कि ये एक्सेलेरेशन किसका है, क्योंकि हमें तो फोर्स जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है मास इनटू में एक्सेलेरेशन। तो मास तो हमारे पास में हो गया ऑब्जेक्ट का, तो बात आई कि एक्सेलेरेशन किसका लिया जाए सर्कुलर इसके अंदर में। तो एक्सेलेरेशन जो होता है वो हमें लेना होता है जो बॉडी या जो जिस रेट से हमारी फ्रेम एक्सेलेरेट कर रही है, यानी कि इस पॉइंट पर ये ए एक्सेलेरेशन से फ्रेम जो था या ऑब्जेक्ट था वो इस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास में एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम, ये हमें लेना पड़ता है। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, ये तो हमारे पास में इसका होगा मैग्नीट्यूड। फिर डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए वहां पर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन हमेशा वो लेते हैं जो फ्रेम की एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में। यानी कि इस केस के अंदर में आप देख रहे हैं कि फ्रेम कहां जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो जो सूडो फोर्स लगेगी वो उसके अपोजिट में लगती है, यानी कि एक्सेलेरेशन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स आएगी। तो दिस इज द सूडो फोर्स, एफएस से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये आएगा मेरे पास में मास इनटू में एक्सेलेरेशन। ध्यान रखना ये मास किसका है, ये तो होता है ऑब्जेक्ट का, और ये एक्सेलेरेशन होता है वो हमारे पास में फ्रेम का होता है। बस इसी केस का हमें यूज करना होता है पूरे एक्सेलेरेटेड फ्लूइड के अंदर में, क्योंकि स्टैटिक के अंदर में तो हम डायरेक्टली सारी कैलकुलेशन इजीली कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पर एक्सेलेरेशन हमारे पास में जीरो था। एक्सेलेरेशन जब हम किसी कंटेनर के अंदर में पानी डाला और उसको मैं पकड़ के लेके चल पड़ा हूं, यानी कि उसको एक्सेलेरेट करवा दिया। देखो दो चीजों में बहुत फर्क होता है, एक होता है मेरे पास में बहता हुआ फ्लूइड और एक होता है एक्सेलेरेटेड फ्लूइड। तो बहते हुए फ्लूइड का एक्सेलेरेटेड फ्लूइड का मतलब है कि आपने कंटेनर में डाला, मान लो कोई बाल्टी है उसके अंदर में आपने पानी डाल लिया और पानी को अपने हाथ में लेके आप चल दिए, या फिर आप उसको ऊपर की तरफ में उठा रहे हैं, या आप उसको नीचे की तरफ में छोड़ रहे हैं, या फिर उसको अंडर ग्रेविटी फॉल करने के लिए छोड़ दिया, तो वो फ्लूइड है तो कंटेनर में ना। तो कंटेनर जो एक्सेलेरेट कर रहा है वो हमें देखना होता है कि वो उसके फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि वहां पर अगर मुझे वो कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि फ्रेम जो है वो एक्सेलेरेटेड हो गई है, और एक्सेलेरेटेड के लिए कंफर्म है कि मुझे एनएलएम लॉज अगर लगाने पड़ेंगे तो सूडो फोर्स का मुझे एग्जिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला हम इसके अंदर में यूज करते हैं। चलो इसका बार बार हम यूज करते रहेंगे तो आपको आगे चीजें और समझ में आती चलेंगी। चलो इसकी बात करूं मैं, तो इस केस में हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पीबी पर क्या प्रेशर बनेगा। तो पीबी पर आप देख पा रहे हैं प्रेशर एट पीबी, तो ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन रहा है यहां से पी नोट रहेगा, तो इस पॉइंट पर भी पी नोट पहुंचेगा, यानी कि पी नोट हमने लिख दिया भाई ये। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट थी इसके कारण में अगर ये हाइट में मान लेता हूं एच हाइट है, दिस इज एच हाइट, तो यहां से मेरे पास में ऑब्जेक्ट की जो बिकॉज ऑफ इट्स मास यहां पर जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा रो जी एच, ये हो गया। तो ये हमारे पास में आ गया जो प्रेशर इसका इसके वेट के कारण में लग रहा है। दूसरा हमारे पास जो सूडो फोर्स है उसके कारण में जो प्रेशर डेवलप हो रहा होगा उसको मैं लिख सकता हूँ रो एच इंटू में ए। अब ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया कि मैंने ये रो एच ए कहाँ से लिख दिया। तो इसके लिए आप थोड़ा सा क्विक इस चीज पर जा सकते हैं कि जो प्रेशर होता है उसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है भाई, जब मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूं केवल इस वाले सिनेरियो के लिए, तो आप यहां पर इसकी फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स हमारे पास में क्या ही एम जी डिवाइड बाई ए। और मैंने बार बार आपको बताया है कि जो हमारे पास में फ्लूइड होता है उसके मास को हम डिफाइन नहीं करते, हम उसके वॉल्यूम और उसके जो एरियाज हैं या फिर उसकी जो डेंसिटी है उसकी फॉर्मेशन के अंदर में लिखते हैं। तो मैं इसको मास को क्या लिख सकता हूं, रो इंटू में वी, और v लिखने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू में हाइट। तो आपने लिखा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू में हाइट दैट इज h, और फिर आ गया मेरे पास में g, तो नीचे a है तो a से a यहां पर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां बचा कितना रो जी एच बचा, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया, यानी उसके वेट के कारण में आया। अब क्योंकि फ्लूइड एक्सेलेरेट कर रहा है तो वहां पर भाई सूडो फोर्स भी आएगी। अब सूडो फोर्स का वही सेम तरीका, क्योंकि ये प्रेशर डिफाइंड है तो a से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो खाली रो जी एच बच जाता है। और रो एच ए कहां से आएगा भाई, तो रो एच ए हमारे पास सेम वही तरीका, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको कैसे लिखूंगा मैं, वो आ जाएगा मेरे पास में रो इंटू में एच इंटू में ए, ये आ गया। और एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट तो ये ए मैंने लिख दिया, डिवाइड बाई जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया है या फिर जो एरिया हमने लिया है वो ए से हम इसको ए कट जाएगा, तो आपके पास में आया रो एच ए, तो रो एच ए यहां से आ गया। तो बेसिकली इस पी बी पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर को डिफाइन करना चाहूं तो ये दो चीजों के कारण में बना हुआ है, एक तो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया जिसको आपने पी नोट से डिफाइन कर दिया आउटसाइड जो प्रेशर है। दूसरा आप इसको ये भी लिख सकते हैं रो जी, जी नहीं आएगा इसके अंदर में, जी अंदर चला जाएगा, कॉमन क्या है रो है और एच कॉमन है, रो एच हमारे पास में कॉमन आ गया इंटू में जी प्लस में ए, तो ये उसका क्या आएगा एक्चुअल प्रेशर आएगा।
जब आप स्टैटिक पढ़ रहे थे तो स्टैटिक के अंदर में आपकी कहानी केवल यहीं तक सीमित रह पा रही थी कि पीबी इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी एच, यहां तक करके छोड़ दिया करते थे भाई। कुछ लोग इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने यहाँ पर एम जी एम वगैरह का यूज क्यों नहीं लिया। तो भाई उसका मैं बार बार यही चीज बता रहा हूँ, क्योंकि फ्लूइड जो होता है उसके अंदर में हम उसके मैक्सिमम केस के अंदर में डेंसिटी और उसके एरिया से हम बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रो जी एच मेरे पास में आ जाता था, लेकिन अब फ्लूइड को मैंने क्या कर दिया, एक्सेलेट कर दिया। तो मैं एक्सेलेट के कारण में आपको एक स्यूडो फोर्स वहां पर लाना पड़ेगा, क्योंकि आप एनएलएम डायरेक्टली वहां पर नहीं लगा सकते, आप इन डायरेक्ट चीजों को यूज करके नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे और भी मेथड हैं, लेकिन आपको सिंप्लीफाइड वे में मैं बताना चाह रहा हूं कि आप डायरेक्ट यूज करो स्यूडो फोर्स का, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर में चीटा बनकर बैठ जाओ। यानी आपको ये पार्टिकल जो है एकदम स्टैटिक दिखना चाहिए, तो ये स्टैटिक दिखेगा तो उसके लिए एक स्यूडो फोर्स भी आनी चाहिए। तो स्यूडो फोर्स लाने के लिए हमें ये पूरी कैलकुलेशन करनी होती है। तो अब आपसे कोई भी पूछे कि अगर हमारे पास में अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फ्लूइड जा रहा है, मतलब मैं उसका ऊपर की साइड में लेके जा रहा हूं उसको, और इस बॉटम पॉइंट पर, चले क्वेश्चन कर लो, एक जो मेरे पास में फ्लूइड है इसको मैं एक्सेलेट करवा रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो आपको बॉटम पर प्रेशर बताना है, प्रेशर एट बॉटम। तो सिंपल सा तरीका है, आप क्या करेंगे, जो हमारे पास में फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला है भाई, जब प्रेशर एट बी पॉइंट आप फाइंड करेंगे तो पी नोट जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जिसकी वैल्यू हमें पता है 1.01 इंटू 10⁵ होती है, प्लस में जो रो है हमारे पास कॉमन और एच उसका कॉमन है, बचा के अंदर में जो जी बचा और ए बच गया। तो जी हमारे पास में नॉर्मली 10 वैल्यू होती है, और ए की जो होती है वो जो आपको प्रोवाइड है वो आप इसके अंदर में पुट डाउन करेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो अब ये समझ गए आप कि मैं अपवर्ड लेके जा रहा हूं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं ये कहूं कि भाई मैं नीचे की साइड में लेके जा रहा हूं तब कैसे कैलकुलेशन करोगे, तब हमारे पास में ये हो जाएगा कि इसका बिल्कुल साइन चेंज कर देना आपको। ये आपके पास में थी फ्लूइड भरा हुआ है, एक चीज को समझो अगला अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे हमने फ्लूइड भरा इसके अंदर और मैं इसको नीचे की साइड में लेके जा रहा हूँ, ए एक्सेलेरेशन से, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, तो मैं पूछ रहा हूँ इस बॉटम पर बताओ कि कितना प्रेशर होगा, प्रेशर एट बॉटम। तो प्रेशर एट बॉटम आप इजिली निकाल सकते हैं, पी बी दैट विल बी इक्वल टू पी नोट प्लस रो एच जी, यहां पर हो जाएगा माइनस ए, क्योंकि जो हमारे पास में एक्सेलेरेशन नीचे की साइड में आएगा तो जो स्यूडो फोर्स लगेगी वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, और जी की डायरेक्शन जो हमारे पास में ले रहे हैं अगर मैं उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूं तो ये हमारी डिपेंड करेगा कि हम जी को नीचे की साइड में पॉजिटिव ले रहे हैं या ऊपर की साइड में पॉजिटिव ले रहे हैं। तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ में आपको एक कैलकुलेशन करनी होती है, तो जी माइनस ए यहां पर हो जाएगा। अब चौथा केस अगर मैं ये कहूं कि मैंने इसको फ्री फॉल होने के लिए छोड़ दिया, तो तीन ही तो केस बन सकते हैं हॉरिजॉन्टल केस में, मतलब वर्टिकल केस में, या तो मैं उसको ऊपर लेके जाऊं या मैं नीचे लेके जाऊं, तो या फिर उसको मैं फ्री फॉल होने के लिए छोड़ दूं। तो जब फ्री फॉल होने के लिए छोड़ देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो यहां पर पूछेगा कि पीबी बताओ कब, जब आपने उसको फ्री फॉल होने के लिए छोड़ दिया, यानी अंडर ग्रेविटी आपने फॉल होने के लिए छोड़ दिया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, अपना बेसिक जो फॉर्मूला है उसके ऊपर में स्टक रहो कि पीबी जो होता है दैट विल बी इक्वल टू पी नोट प्लस रो एच इंटू में जी माइनस ए मेरे पास में होगा क्योंकि नीचे की साइड में फॉल करेगा वो, तो पी नोट वैल्यू प्लस में रो एच। अब ये बताओ जब फ्री फॉल कर रहा है तो किस एक्सेलेरेशन से फ्लो करता है भाई वो, मतलब किस एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ में गिरेगा, बिल्कुल सही, नीचे की साइड में जब जाएगा तो वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कारण नीचे आ रहा होगा। तो ये ए की वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई है, जी हो गई है, तो जी माइनस जी, तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, प्रेशर एट बॉटम दैट विल बी इक्वल टू पी नोट। तो कोई आपसे पूछे कि जब आपने फ्री फॉल होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया है तो बताओ कि प्रेशर एट द बॉटम क्या होगा, तो प्रेशर एट द बॉटम विल रिमेन पी नोट, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही यहां पर एग्जिस्टेंस में रहेगा। ये वही बात होती है जैसे हमने नॉर्मल फोर्सेस वगैरह के बारे में बात करी, कि मान लेता हूं कि मैं कोई बैग आपके कंधे पर टांग दिया मैंने, और किसी खिड़की से या मैंने आप लोगों को बोला कि नीचे की तरफ में कूद जाओ भाई। अब आप जब नीचे कूद रहे हैं, कभी प्रैक्टिकल करके मत देखना इसको, लेकिन आप जब कूद रहे हैं तो वहां पर जो आपके ऊपर में बैग रखा हुआ है ना, वो कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं लगाएगा। ये हमने एनएलएम के अंदर में काफी क्वेश्चन इसके ऊपर में किए हुए हैं, तो वहां से आपको क्लैरिटी भी आती होगी, समझ में भी आता होगा वो। तो नॉर्मल वहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगा, वहां ब्लॉक वगैरह हमने रखे थे तो ब्लॉक का भी देखा था कि वो पिछला जो था वो कोई नॉर्मल फोर्स उसके ऊपर में नहीं लगा रहा था।
लेकिन जब स्ट्रिंग वगैरह से बांध देते तो वहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट चेंज हो जाता था जब कंस्टेंट मोशन वगैरह पड़े थे। तो ठीक उसी तरह से होता है कि ऊपर कितना लिक्विड भरा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसी का यहाँ पर एग्जिस्टेंस रहता है। तो ये जो m मैंने मास आप लोग को बताया था, तो वहां से जो ये मास लगे हुए हैं, छोटे छोटे मास के जो टुकड़े बने हुए इसके अंदर में, उनका कोई इंपैक्ट इस पॉइंट पर नहीं रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही खाली यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है जब आप उसको फ्री फॉल होने के लिए छोड़ देते हैं या फिर कहें कि अंडर ग्रेविटी उसको छोड़ देते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो 3 क्वेश्चन इसके ऊपर में आप लोगों से जो एक्सेलेटेड फ्लूइड है कौन से टाइप का, पहला टाइप का, यानी कि आप वर्टिकल कर सकते हैं या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ला सकते हैं या फिर फ्री फॉल होने के लिए छोड़ देते हैं। तीनों को आपको समझ में आ गया होगा। अब आता हमारा सबसे मेन खेल जो है वो एक्सेलेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ऊपर में काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब हॉरिजॉन्टल की हम बात करें तो उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आप लोग नोट करें कि जो हमने फ्लूइड देखा है ना, अभी भी जितना भी फ्लूइड हमने इसके अंदर में देखा है, अगर स्टैटिक फॉर्म में हो या फिर मैं उसको एक्सेलेट करवा रहा हूं, तो सबका एक की पॉइंट रहता है। पूरे फ्लूइड को सोल्व करने का यही तरीका है एक्सेलेटेड मोशन के अंदर में। की पॉइंट बता रहा हूं, ये नोट कर लेंगे आप लोग। की पॉइंट ये है कि हमेशा जो भी फ्लूइड है उसकी जो भी शेप एंड साइज बनी है उसकी अपर लेयर को पकड़ लो। ये हमने पकड़ लिया भाई इसका अपर लेयर, और इस अपर लेयर पर कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, तो उस पॉइंट पर लगने वाला जितना भी फोर्स होगा टेंजेंशियली वो वहां पर होना चाहिए 0। तो ये टेंजेंशियल जो है वो हमारे पास में फोर्स वहां पर 0 होना चाहिए। अब किसी के दिमाग में ये भी आना चाहिए कि टेंजेंशियल फोर्स 0 से मतलब क्या आपका। देखो भाई, आप एक प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन करो कि आप पानी लेकर चल रहे हैं, तो ये जो फ्लूइड है अगर प्रेशर का डिफरेंस आ गया, यानी कि इस पॉइंट पर अलग प्रेशर है, इस पॉइंट पर अलग प्रेशर है, यानी कि फोर्स अलग है उस पॉइंट पर, तो पानी क्या करेगा, यहां से यहां फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप देखते हैं जो हमारे पास में नॉर्मल कंडीशन होती है तो पानी फ्लो नहीं करता है, वो एक जगह पे स्टैटिक बना रहता है। वो बात अलग है जब मैं उसको बहुत तेजी के साथ में लेके जाऊंगा तो थोड़ा टिल्ट जरूर होगा वो। अभी जो कंडीशन है वो समझो कि जो अपर लेयर है उसके ऊपर में हमेशा आपको टेंजेंशियल जो फोर्स है वो 0 मानकर चलनी है, यानी कि वो बैलेंस करके चलनी है ताकि फ्लूइड जो है वो फ्लो ना करे। क्योंकि अगर वहां पर प्रेशर का डिफरेंस आ गया, यानी कि फोर्स अलग अलग हो गई है, तो जो लिक्विड है वो यहां से वहां मूव करना शुरू हो जाएगा। फिर हम वो थोड़ी आगे चीजें के बारे में बात करेंगे जब हम बहते हुए पानी के बारे में बात करेंगे, जो एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बायोन जो हमारे पास में बर्नौली वगैरह आती है उसके अंदर में चीजें बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये मानो कि जब भी आप एक्सेलेटेड फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो हमें ये मानना होता है कि जो सरफेस आपने लिया है, टॉप सरफेस लिया है, उसके ऊपर में कोई भी प्रेशर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि लगने वाले जितने भी फोर्स है टेंजेंशियली वो 0 होना चाहिए। ये की पॉइंट नोट रखना है, सारे आपके सोल्व हो जाएंगे जो भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर आप कहें कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ए एक्सेलेरेशन से चल रहा है, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको हम लेके जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जब बहुत तेजी के साथ में, यानी कि आप एक एक्सेलेरेट करवा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये जो पानी है थोड़ा टिल्ट हो जाता है। टिल्ट इन द सेंस कि कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये जो पानी भरा हुआ है इसके अंदर में ये ऐसा नजर आने लग जाएगा आपको, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा और ये लेयर ऐसे बन जाएगी इसके नीचे। पानी ऐसे हो जाता है ना, आप विजुलाइज कर भी पा रहे होंगे कि कभी बाल्टी को लेना पानी भर के और उसको तेजी के साथ में लेके चलो तो देखेंगे थोड़ा पानी एक साइड में ऊपर चढ़ जाता है और एक साइड में नीचे की साइड नीचे की तरफ में चला जाता है। अब एग्जामिनर जो है वो आप लोगों से यही पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि जब आप एक्सेलेट करवाया किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली में, तो यहां पर दो चीजें पूछेगा आप लोगों से। वो ये पूछेगा कि बताओ शेप क्या होगी उसकी, शेप इन द सेंस कि कितना एंगल बना रहा होगा, ये एंगल कितना बन रहा होगा, दिस एंगल थीटा। पहली कैलकुलेशन तो ये होती है। दूसरी जो कैलकुलेशन इसमें करवाता है वो ये पूछता है कि कोई भी एक पॉइंट मैंने इस इंटरमीडिएट पोजीशन पर दे दिया, ए पॉइंट मैंने दे दिया, तो वहां पर प्रेशर बताओ। तो ये दो चीज आपको कैलकुलेट करनी होती है इनके अंदर में, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से इसकी एक एक चीजों को सुने। अभी पेन ड्रॉप कर दें प्लीज, क्योंकि अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेंगे तो आगे का सारा आपको क्लियर हो जाएगा। चलो इसको मैं लेके चलता हूं अगले पेज के ऊपर में। अच्छा, एक फीडबैक आप लोगों की तरफ से आया था कि कई बार मैं आप लोगों को अंडर एस्टिमेट कर देता हूं कि भाई आपको ये चीजें आती नहीं है। भाई वो अंडर एस्टिमेट अगर आप लोग को लगता है तो ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग से निकाल दें। आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं,
कभी मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं होती है कि आपको मैं अंडर एस्टिमेट करूं। सिर्फ ये होता है कि कई बार जो फ्लो होता है उसके अंदर में ये बोल दिया जाता है कि भाई ये आप लोगों ने रट रखा होगा। इन ये इसलिए बोल दिया जाता है चीजें, ताकि आप लोग को ये फील हो कि हाँ ये चीज जो है उसके ऊपर में ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्योंकि जो मेरे दिमाग के अंदर में चल रहा है कि मुझे किस पॉइंट के ऊपर में स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को कहां पर मुझे स्टक करवाना है, तो उसके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक करवाने के लिए ऐसी चीजें बोल दी जाती हैं। आप सभी बहुत बेहतरीन लेवल पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो कभी भी इस तरह की अपने दिमाग के अंदर में ये इंटेंशन ना रखें कि आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। क्योंकि आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हर किसी का अलग अलग माइंड है, हर किसी की अलग अलग तरीके की सोच है। तो मुझे अपने बेसिक लेवल से एडवांस पर लेके चल रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों के अंदर में फेमिलियर हो, बहुत अच्छे से उनको चीज़ें आती हो, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसको थोड़ा सा कम आता होगा। तो हर लेवल को मुझे मेंटेन करते हुए चीज़ों को पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं तो उसी टाइम पे और भी लोग देख रहे होते हैं। ओके, तो ऐसे कभी भी अपने दिमाग के अंदर में नहीं रखें कि मैंने आप लोगों की नॉलेज को अंडर एस्टिमेट किया है। और अगर ऐसा फील होता है तो मैं दिल से आप लोगों से सॉरी मांगता हूं। ठीक है, कभी भी ऐसा सोच अपने दिमाग के अंदर में नहीं रखना प्लीज। चलो, अब देखो इसके अंदर में जो बात कर रहा था, कहाँ पर गया भाई पेज हमारा? अच्छा, पीछे चला गया ये। चलो इसको मैं फाइनल पीडीएफ आएगा उसमें आगे कर देंगे। अब इसको समझो कि पहली जो कैलकुलेशन करवाता है वो करवाता है आपसे शेप कैलकुलेशन, कि शेप किस तरह की बनेगी। यानी कि जो आपने किस एक्सेलेशन से आपने पानी को फ्लो, मतलब आप बाल्टी लेकर आप फ्लो उसको दौड़ के चले, तो वो पानी जो है एक साइड में ऊपर चढ़ गया, तो किस तरह की शेप बनाएगा, यानी कितना एंगल बनाएगा, तो समझो उसको। तो यहां पर मेरे पास में एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर में उसकी नॉर्मल कंडीशन में आपको दे रहा हूं, कुछ ऐसा था। ये उसकी नॉर्मल लेयर थी, ये हमारे पास में नॉर्मल लेयर है। अभी मैंने इसको एक्सेलेट नहीं करवाया। अब क्या करते हैं, इसको एक्सेलेशन दे देते हैं इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास में एक्सेलेशन दे दिया। अब जब आप इसको एक्सेलेट करेंगे तो इसका थोड़ा सा पानी टिल्ट हो जाएगा। तो टिल्ट होने के बाद का सिनेरियो देखो आप, यहां पर मैं उसको बना देता हूं। ये बन गया मेरे पास में पानी का शेप, और इसका यहां से बना देता हूं मैं, ये शेप कुछ इस तरह का आ जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा बड़ा मैं इसका बना रहा हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। और इसकी लेयर वाइज लेयर बात करूं तो लेयर, अगर मैं कंप्लीट लेयर की बात करूंगा तो इसके नीचे जो लेयर बनेगी वो बहुत ध्यान से देखना। ये लेयर बनेगी ऐसे, इसके पानी के नीचे की लेयर ही हो गई है, इसके पानी के नीचे की लेयर ये हो गई है। मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं रखा है, मैंने उसको क्या किया, उसको भी टिल्ट कर दिया। उसके पीछे भी रीजन है, ये मैंने यहाँ पर टिल्ट कर दिया, यहाँ पर, यहाँ पर मैंने उसको, ये इनको बेसिकली प्रेशर लाइन बोलते हैं, तो वो अभी मैं समझाऊंगा उसको भी, उन प्रेशर लाइन के बारे में। तो ये लिक्विड जो हमारे पास में कुछ इस डायरेक्शन में आ गया। अब क्योंकि ये पूरी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलेट कर रही है ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा, अब कोई भी एक इस पॉइंट पर आप पार्टिकल पकड़ लो। यहां पर मैंने एक पार्टिकल ले लिया। मेरा की पॉइंट क्या है कि जो भी सरफेस पर मेरा पार्टिकल है, जो भी सरफेस पार्टिकल है, उसके ऊपर में नेट फोर्स जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर में लग कितने फोर्सेज रहे हैं। तो एक फोर्स तो इस पे लग रहा है नीचे की साइड में, ये लग गया नीचे की साइड में। मान लो ये डी एम मास का मैंने लिया हुआ है, बहुत छोटा मास मैंने लिया है, जो इनिशियल लेवल पर मैंने बात करी थी, छोटा सा कोई भी मास हमने ले लिया। तो नीचे एक एक्सेलेशन लग रहा है, और यहां पर जो नीचे वेट लगेगा दैट इज इक्वल टू डी एम इंटू में जी। नीचे की साइड में उसका एक्सेलेशन लगा, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ की तरफ में लगेगा, तो डी एम मैंने छोटा सा मास लिया और जी उसका एक्सेलेशन आ गया। ओके, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और मुझे तो भाई एक्सेलेटेड फ्रेम आ गई है, तो एक्सेलेटेड फ्रेम आ गई तो कंफर्म है मुझे चीटा बनकर यहाँ बैठना पड़ेगा। मैं यहाँ चीटा बन के बैठ गया और मैं इस मास को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ताकि मैं इसको रेस्ट फ्रेम में चेक कर सकूं। और जब हम चीटा बनकर यहाँ पर बैठते हैं तो मेरे लिए ये पानी का टुकड़ा जो है वो रेस्ट में आ गया भाई। लेकिन रेस्ट में कर तो लिया आपने, लेकिन अगर आप एक्सेलेटेड फ्रेम में बात कर रहे हैं तो आपको स्यूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये जो है हमारे पास में इस पॉइंट पर स्यूडो फोर्स लगेगी। फिर से समझो इस पॉइंट को, ये थोड़ा सा क्लैरिटी आने में आपको टाइम लगेगा। ये काइनेमेटिक्स में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाया भी था कि हम चीटा बनकर क्यों बैठ जाते हैं। भाई फ्रेम मेरी एक्सेलेटेड है, मैं यहां से ग्राउंड फ्रेम से चीजों को चेक करूंगा, तो मेरे लिए एक्सेलेटेड फ्रेम हो गई है। तो मैं अपनी जो इक्वेशंस है वो डायरेक्टली नहीं लगा सकता इसके अंदर में। तो मैं क्या करता हूं, उसी फ्रेम के अंदर में जाके बैठ जाता हूं। तो फ्रेम में जाने का मतलब है कि मैं एक चीटा बनकर बैठ जाऊं। चीटा इसलिए लिया जाता है ताकि हमें माने कि वो बिल्कुल सुस्त है, आलसी है, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो मैं इसके कंपैरिजन में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इस डीएम मास को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये जो चीटा है वो ऑलरेडी अपना एक एक्सीलरेटेड फ्रेम में है,
लेकिन ये कहता है कि भाई मैं आपका, ठीक है आप डीएमजी लगा रहे हो, लेकिन आपको एक रेस्ट में रहना है, तो मैं आपके ऊपर में एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करूंगा। अगर वो मैं कर दूंगा तो तब मैं कहूंगा कि आप मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में बैठे हो। तो इसने कहा ठीक है भाई, आप यहां बैठ जाओ कहीं पर भी और मेरे को ऑब्जर्व करो। तो मेरे को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इनके बीच में कहीं पर भी डिस्टेंस का कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी इनके बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो कोई इसके अंदर में वेलोसिटी नहीं है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये अपना रेस्ट में आ गया, ठीक है भाई। तो रेस्ट में आ गया तो ये अपना एक स्यूडो फोर्स भी लगाएगा। और स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है और किसके ऊपर में लगता है? तो जो डी एम मास लिया उसके ऊपर में लगेगा डी एम मास। और कितना एक्सेलेशन? जो फ्रेम का एक्सेलेशन है वही एक्सेलेशन इसका रहेगा, और डायरेक्शन उसके अपोजिट में रहेगी। यही तो चीज मैंने शुरुआत में आप लोगों को सिखाई ना यहां पर, कि कहां गया भाई, आगे गया क्या? चलो, यहां पर जो सिखाई मैंने कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं उसका मास लेते हैं, और जिस फ्रेम में बात कर रहे हैं उसका एक्सेलेरेशन लेते हैं। अब यहां पर मेरे लिए क्यों जरूरी हो गया यहां चीटा बन के बैठ के देखने का? क्योंकि मैं इस पार्टिकल पर यह देखना चाह रहा हूं कि कितने फोर्सेस इसके ऊपर में लग रहे होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास में डीएम मास आ गया। अब यहां पर छोटा सा कैलकुलेशन करूं तो इसकी शेप की बात करूं तो शेप कुछ इस तरह का हो गया। मैं इसको रेड फ्रेम से दिखा देता हूं। ये एक एंगल बना रहा होगा यहां से, हॉरिजॉन्टल सरफेस ये हो गया, तो ये एंगल बन रहा होगा मेरे पास में थीटा। तो मेरी पूरी कैलकुलेशन इस थीटा को निकालने के लिए होगी, ये थीटा। अब इस फ्रेम को थोड़ा मैं बाहर ले आता हूं। कुछ इस तरह से बना हुआ होगा ये, कि ये नीचे की साइड में लग रहा है डी एम इंटू में ए, सॉरी जी, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? यहां पर लग रहा है आपका डी एम इंटू में ए। बैक डायरेक्शन में क्यों लगा है? क्योंकि जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लेते हैं जब स्यूडो फोर्स कैलकुलेट होती है। ये अपने आप में स्यूडो फोर्स है और ये अपने आप में वेट है, ठीक है भाई। अब जो लेयर मेरे पास में बनी हुई है वो लेयर मैंने कुछ ऐसी बनाई हुई है, ऐसे जा रही है वो, ये मेरे पास में ऐसे जा रही है। और ये जो एंगल बना हुआ था यहां पर, दिस एंगल इज थीटा। अगर इनके बीचों बीच में परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये इस सरफेस का परपेंडिकुलर हुआ, यानी कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे जा रहा है। तो ये थीटा एंगल है, तो ये भी मेरे पास में कितना हो गया? ये भी थीटा एंगल हो गया। ये हम एनएलएम के अंदर में पढ़ चुके हैं। ये क्योंकि ये टोटल मेरे पास में 90 है, यहां पर 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा में से 90 गया, तो यहां पर बचा मेरे पास में थीटा। ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी करी हुई है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। तो ये थीटा, तो जो सरफेस यहां पर बना है उसके साथ में भी थीटा बना रहा होगा, ठीक है। ये थीटा बना, तो ये एंगल भी मेरे पास में क्या बनेगा? ये भी थीटा बनेगा इसके अंदर में। तो दो एंगल मेरे पास में कैलकुलेट होकर आ गए, थीटा वाली पूरी फॉर्मेशन के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये थीटा और ये थीटा दो बनकर आ गए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मेरे पास में 90 डिग्री है। ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये पूरा मेरे पास में ये अपने आप में 90 डिग्री, तो ये बचा 90 माइनस थीटा। तो उसमें से ये मैं करूंगा, ये कंप्लीट नॉर्मल है तो ये 90 था, उसमें से ये 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा खेल है इसमें, ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है भाई, आप लोगों को समझना। ये तो आपको समझ में आ गया, थीटा है मेरे पास में। अब किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि ये थीटा कैसे हो गया। तो ध्यान से सुनो भाई, यहाँ की कहानी में कुछ ऐसे बना देता हूं। ये मेरे पास में ऊपर वाला लेयर आ रहा है, ये मेरे पास में है जो हमने डी एम ए इंटू में ए लिया हुआ है, और ये है मेरे पास में जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो आप इतना तो समझ रहे होंगे कि ये जो एंगल बना हुआ है, ये टोटल एंगल जो है वो बना है 90 डिग्री का, ये वाला, क्योंकि एक दूसरे से 90 डिग्री पर है वो। और ये जो एंगल बना है यहां वाला, ये बना है थीटा। तो ये कितना बच गया इसमें से? 90 माइनस थीटा। अब देखो ये वाला केस, ये दोनों अपने आप में क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री का। ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो 90 डिग्री। तो ये 90 में से 90 माइनस थीटा गया, तो ये भी कितना बचा? थीटा बच गया। क्योंकि बार बार इसकी जरूरत होती है, तो मैं एक बार यहां पर इसको समझा दिया है कि आपको बाद में डिफिकल्टी ना आए। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब देखो मुझे क्या करना होता है जब पूरी कैलकुलेशन करनी होती है, क्योंकि पूरे फ्लूइड के अंदर में जब एक्सेलेटेड है तो एक ही की पॉइंट मुझे पता है, बाकी मैं कुछ चीज नहीं जानता। मेरा बेसिक ये पता है कि इस सरफेस के ऊपर में मुझे फोर्सेस को जीरो करना है। तो इस सरफेस के अलोंग दो फोर्सेस के कंपोनेंट आएंगे। तो यहां पर देखो, नीचे वाली जो फोर्स है डी एम ए का, इधर एक कंपोनेंट आएगा, वो कितना बना मेरे पास में? ये बना डी एम ए, क्योंकि थीटा के साथ में है तो ये आएगा कोस थीटा का कंपोनेंट आ गया। जैसे डी एम जी का कंपोनेंट आएगा, एक तो इधर हो गया डी एम जी कोस थीटा, और इस साइड में आ गया उसका कंपोनेंट दूसरा डी एम इंटू में जी साइन थीटा। दो कंपोनेंट आ गए ना भाई। कंपोनेंट रिजोल्व करना सिखाया था ना आप लोगों को मैंने, कि कोई भी वेक्टर है और ये थीटा आपके पास में और ये ए वेक्टर है मान लो, तो नीचे की साइड में आएगा ए कोस थीटा है,
और जो अपोजिट होता है उसके मतलब जहां पर थीटा नहीं होता है तो उसको हम ए साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये चीजें मैंने समझाई हुई है। तो वही क्या है कि ये मेरे पास में वेक्टर था डीएमजी, उसका एक वेक्टर इस साइड में आएगा जो परपेंडिकुलर यानी कि उसके नॉर्मल के डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज इक्वल टू डीएमजी कोस थीटा, और यहां पर आएगा डीएमजी साइन थीटा। और इस डायरेक्शन में क्योंकि इसका कंपोनेंट डीएम में कोस थीटा आएगा क्योंकि थीटा के साथ में बना हुआ है। अब मेरा की पॉइंट क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग में क्या करना है आपको, जो कंपोनेंट्स उनको आप सेम रख लो। तो यहां हमारे पास में बनी डी एम ए, इसको मैं साथ नहीं लिखना चाहिए क्योंकि अलग अलग दोनों चीजें। डी एम एक तो डिफरेंशियल मास है, छोटा सा मास हमने लिया है, ए इंटू में कोस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू डी एम यानी कि छोटा सा मास जो लिया है जी साइन थीटा। तो ये दो चीजें हमारे पास में आ गई। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, डीएम से डीएम कैंसिल हो गया, तो जो बनेगा मेरे पास दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, इट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, ए बाई जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं टेन थीटा दैट विल बी इक्वल टू ए बाई जी, ये भी लिख सकते हैं। खाली थीटा आपको निकालने के लिए बोल दें तो टेन इनवर्स ए बाई जी, ये आप लोग को लिखनी है। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लो ये तो एक सिंपल सा मैंने आपको पूरा मेथड बताया कि कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं उसकी शेप को लेके। जैसे मान लो कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको, एक फ्लूइड है मेरे पास में, इसके अंदर में भरा हुआ है पूरा, और दुनिया भर की इसके अंदर में मैंने वैल्यूज दे दी, ये एच हाइट तक भरा पड़ा है, इसका रो डेंसिटी है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। मुझे ऐसी चीजों के अंदर में ये पूछा जाए कि मैंने उसको एक्सेलेरेट करवा दिया, मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि एक्सेलेरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और ये पूछ लिया जाए कि जो शेप होगी वो क्या होगी। वो शेप पूछने का मतलब बेसिकली आपसे थीटा पूछना चाह रहा है या फिर कितना टिल्ट हो जाएगा वो, तो आप डायरेक्टली रखेंगे दैट इज इक्वल टू टेन थीटा ए बाई जी। आपको पता है ए की वैल्यू कितनी भाई, यहां पर आपके पास में 2 है, और जी की वैल्यू कितनी है जी की वैल्यू जनरली हम 10 मानकर चलते हैं, तो ये हमारे पास में आ गया 5, यानी कि ये आ गई 1/5। और खाली थीटा पूछे तो आप लगा सकते हैं 10 इनवर्स 1/5। आई होप ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। क्या अप्रोच रही है, अप्रोच पूरे इस प्रोसीजर के अंदर में एक ही हमने रखी है कि जो मेरा सरफेस है उसके अलोंग में मुझे अपना कंपोनेंट जो है, जो फोर्स का कंपोनेंट है वो जीरो रखना है, यानी कि जो बैलेंस कर देना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, वो लिक्विड जो है वो यहां से नीचे की साइड में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है लिक्विड के अंदर में, क्यों पानी था उसको ऐसे लेयर बनी फिर अपने आप नीचे आके गिर गया, ऐसा नहीं होता ना, वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। तो ये उसके अंदर में हमें चीज ध्यान रखनी होती है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये पूछा जाता है कि शेप कैसी होगी, तो टेन थीटा दैट विल बी इक्वल टू ए बाई जी, ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं। यहां तक तो ठीक है। अब जो आपसे पूछता है दूसरा टाइप, वो पूछता है प्रेशर के बारे में, कि कोई भी आपको इंटरमीडिएट पॉइंट पर एक प्रेशर पॉइंट दे देगा पूरे फ्लूइड के अंदर में, और वहां पर पूछेगा प्रेशर बताओ, तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रेशर कैलकुलेशन। प्रेशर कैलकुलेशन कब, जब आप उसको लेकर मूव कर रहे हैं, यानी कि जब आपने उस बॉडी को एक्सेलेट करवा दिया। देखो दिमाग में आप ये सेट कर लो कि जब भी एक्सेलेट हो रहा है ना, एक्सेलेट आपने डाल दिया तो कंफर्म है कि पूरे फ्लूइड के अंदर में आपको स्यूडो फोर्स लानी पड़ेगी। और स्यूडो फोर्स लाने का तरीका आपको पता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू में एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम हमें लेके चलना पड़ता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम इसकी। ये आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसी से मैं शुरुआत कर देता हूं कि ये मेरे पास में एक लिक्विड भरा हुआ है और उसके मैंने सारी चीज डाल दी है। एक एक्सेलेरेशन है ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो मूव कर रहा है। अब सुनो इसकी कहानी, इसके अंदर में फ्लूइड भर दिया हमने, और फ्लूइड की एक शेप आपको प्रोवाइड कर देता हूं मैं। ये मेरे पास में फ्लूइड की शेप है ऐसी, तो यहां पर मैं प्रेशर पूछना चाह रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर में, जो कि एच हाइट नीचे है, दिस इज एच हाइट बिलो, और एल लेंथ यहां से है, इस पॉइंट से एल लेंथ है ये, ठीक है, यहां से एल लेंथ की दूरी पर है ये पॉइंट, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, और ए एक्सेलेरेशन से ये आगे की साइड में मूव कर रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि फाइंड द प्रेशर एट, फाइंड प्रेशर एट ए पॉइंट। तो इसके कुछ ऑप्शन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं, फिर उसके बाद में मिलकर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन है इसका, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, वो समझने के बाद आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या इसके अंदर में अप्रोच रखनी है। तो ये पी नोट प्लस रो जी एच है, या फिर दूसरा ऑप्शन जो आप लोग के लिए है पी नोट, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया तो आप ये समझ लो कि फ्लूइड के अंदर में आप बिल्कुल माहिर हो गए, कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे इजिली उड़ा दोगे उसको। एल इंटू में ए आ गया,
तीसरा जो ऑप्शन आप लोग के लिए है, जो हमारे पास में है, दैट इक्वल टू पी नोट प्लस रो रूट ए स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इंटू में एच। और फोर्थ जो ऑप्शन आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, दैट इज पी नोट प्लस रो रूट ए स्क्वेयर प्लस में जी स्क्वेयर इंटू में एल। तो ये चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन के गिवन है। आपको अप्रोच लगानी है कि ये जो पॉइंट आपको ए दिया गया है वहां पर क्या प्रेशर होगा। ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। कीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, अगर आप अपना दिमाग लगा सकते हैं तो इसके अंदर में लगाइए, नहीं अगर हो पा रहा है तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना है इसको। ये क्वेश्चन ट्राई करने से पहले मैं आपको छोटा सा अपने स्टैटिक फ्लूइड की तरफ में लेके जाने की कोशिश करूंगा, और ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। पेन ड्रॉप कर दो अभी। जब आप यहां पर एक कंटेनर के अंदर में फ्लूइड को फिल करते थे, यहां पर मेरे पास में कंटेनर में जो फ्लूइड है वो फिल कर दिया गया है, और इसकी मैं अपर लेयर की बात कर रहा था। ये अपर लेयर, इस पॉइंट पर एक कोई मास मैंने ले लिया m, छोटा सा कोई बॉडी मैंने लिया, उसका मास है m मेरे पास में। यहां नीचे की साइड में अगर मैं प्रेशर को देख रहा था तो यहां पर आप लोग लिखते थे पी नोट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, प्लस में रो, ये तो डेंसिटी हो गई है उस फ्लूइड की। ये रो वगैरह कहां से आए हो मैं समझा चुका हूं उसको लेकर, तो उस पर ज्यादा वरी ना हो। वही रो इंटू में एच इंटू में ए इंटू में जो मेरे पास में जी वगैरह करके, उसके बाद हम ए से डिवाइड कर देते तो वहां से रो जी एच आ गया, ठीक है। फोर्स अपॉन में एरिया से हमारे पास में आ गया। अब सुनो, जो हम इस फॉर्मूले में लिखते थे रो जी एच, ये होता क्या है बेसिकली। देखो, जो जी लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर में, वो जी लग कहां रहा है, इसके नीचे एक और लेयर होगी, यहां पर लेयर है, फिर इसके नीचे आप जाओगे तो फिर एक लेयर होगी, मतलब मैं दूर दूर बना रहा हूं, बाकी लेयर वाइज लेयर मेरे पास में है। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ये जो प्रेशर है, मतलब इस मास का जो इफेक्ट है वो इस लेयर पर ट्रांसफर हो रहा है, फिर इस मास का जो है वो इस पर ट्रांसफर हो रहा है, फिर अगली जो लेयर आएगी उसके ऊपर में ट्रांसफर हो रहा है, फिर अगली जो लेयर बन के आएगी मेरे पास में यहाँ पर वो इस पे ट्रांसफर हो गया, फिर फाइनल जो लेयर मेरे पास में बनी है ये वाली नीचे वाली यहाँ पर। तो ये फाइनली इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब देखो, यहां दो क्वांटिटीज मेरे पास में आती है, एक जी है और एक दूसरा है एच। तो जो पॉइंट यहां से यहां तक मैं लेके चला हूं, तो इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलेरेशन ट्रांसवर्स कर रहा है, मतलब कौन से एक्सेलेरेशन के अकॉर्डिंग मैं ट्रांसवर्सल कर रहा हूं यहां पर। तो यहां पर मैं ट्रांसवर्सल करता हूं जी के अकॉर्डिंग, यानी कि लेयर वाइज लेयर मेरा जी जो है वो नीचे की साइड में आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कवर करते हुए। यानी कि लेयर जो मेरे पास में है वो दूसरे पे परपेंडिकुलर लगाएगी, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, यानी कि चला क्या, वो परपेंडिकुलर चला, ठीक है भाई। और ये जो हम नेक्स्ट लगाते हैं, ये ट्रांसफर कहां से हुआ, ये अपर लेयर से नीचे लेयर पर हुआ, तो आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहा है ये। तो ये जो हम h लिखते हैं वो बेसिकली उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। और ये g जो होता है वो मेरे पास में इफेक्टिव होता है, यानी कि जो नीचे की साइड में लगता हुआ आ रहा है लेयर वाइज लेयर। इसमें स्टैटिक में आपको समझ में नहीं आएगी चीजें, क्योंकि हमारा फ्लूइड जो है हमें बिल्कुल स्टैटिक दिखता है, यानी कि एकदम लेयर वाइज दिखता है, हॉरिजॉन्टल दिखता है। लेकिन जैसे मैं इस लिक्विड को टिल्ट करूंगा तब आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों से। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो जी है वो ऊपर से नीचे की तरफ में ट्रांसवर्स कर रहा है, इसलिए मैं इसका जी यूज कर लेता हूं, और क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेकर आ रहा है तो मैं इसका एच यूज कर लेता हूं। लेकिन ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है जो आप यहां पर बात कर रहे हैं ना, ये जो हम लिख देते थे, ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है प्रेशर कैलकुलेशन का। वो क्यों नहीं है, अब इस पॉइंट से समझो आप, कि ये जो फ्लूइड था मेरे पास में, यहां पर मैंने इसको फिल कर रखा है, इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि अभी मैंने उसको टिल्ट करवा दिया। ये सिंपल वाला तो आप लोग समझ गए हैं, मैंने उसको क्या किया, वो टिल्ट कर दिया, ये थोड़ा सा वाटर जो था वो यहां पर टिल्ट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि जो इसके नीचे लाइनिंग बनेगी वो इसके लेयर वाइज आप लेके चलोगे, तो लेयर वाइज बनाएंगे तो ये लेयर इसके नीचे आ गई, ये लेयर आ गई मेरे पास में, ये वाला लेयर आ गया ऐसे, और ये वाला लेयर आ गया ऐसे, ये वाला लेयर आ गया ऐसे। तो जो जी था वो कहां से कहां ट्रांसफर किया, जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था, जो मास हमने कंसीडर किया था, और जिस पॉइंट पर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है, वहां से वहां तक के परपेंडिकुलरली जो जी ट्रांसफर किया वो लेते हैं, और एच भी वही लेते हैं जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पर जा रहा है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। और यहां पर एग्जामिनर ने आप लोगों से पूछा है कि इस पॉइंट पर आप मेरे को इसके बराबर में था ना, यहां पर इस पॉइंट पर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करके बताओ।
एक मिनट, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। हो जाओ भाई। ओके, ये पॉइंट था जहां पर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। और ये कितनी हाइट पर दिया गया, ये दिया गया हमें एच हाइट के, मतलब एच डेप्थ पर नीचे दिया गया। तो जब टिल्ट होगा तो उसके ऊपर में क्या आ जाएगी, सरफेस लाइन ऐसे बननी हो जाएंगी, यानी कि प्रेशर लाइन ऐसे बननी शुरू हो जाएंगी। ओके, अब देखो इसकी कहानी सुनो कि मैं कोई भी पॉइंट इस पर कंसिडर कर लेता हूं। यहां पर ये पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया और मुझे ए पॉइंट पर प्रेशर निकालना है बिकॉज ऑफ दिस। एक से निकालूंगा और बाकी सारी कैलकुलेशन उससे हो जाएंगी, इंटीग्रेशन वगैरह यूज करके भी हम कर सकते हैं, बाकी सिंपल मेथड से भी, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर कट जाएंगी, एम वगैरह का कोई इसके अंदर में एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, तो मैं छोटा सा उसके अंदर में कंसिडर करके अपना कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो डी एम एस मास मैंने मान लिया। अब सुनो, एक्सेलेशन कहाँ पे लग रहा है, इस पॉइंट पर एक्सेलेशन हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। तो यहां पर एक्सेलेशन लगा नीचे की साइड में, ये आ गया एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पॉइंट कहां पर है, ये है। और लेयर कैसे ऐसे टिल्ट बनी हुई है, यहां थोड़ा सा मैं उसको समझाता हूं। ये पॉइंट था डी एम मास, तो इस पे लगने वाला जो एक्सेलेशन है वो कहां जा रहा है भाई, वो जा रहा है नीचे, ये हो गया नीचे। मेरा जो पॉइंट है वो यहां कहीं है, ए पॉइंट है। तो इसके बीच में जो दूरी है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनी हुई है। ये जो दूरी है ये वाली, दिस वन, क्योंकि सरफेस के लेवल से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, थोड़ा सा ऊपर बन गया मेरा, इसको दोबारा सही बना देते हैं थोड़ी और आपको समझ में आ जाए। तो मैं इस पॉइंट को कहीं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये वाला ये पॉइंट है भाई, ये ए पॉइंट मुझे इस पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर लगने वाला एक्सेलेरेशन कहां पर है, नीचे की साइड में, जिसको मैंने नाम दिया है जी। लेकिन हमें पता है कि इस फॉर्मूले के अंदर में जी हम कौन सा लेते हैं, जो कि उस मास से उस पॉइंट तक परपेंडिकुलरली ट्रांसफर हो रहा, क्योंकि आप इसमें भी देखा कि जो जी है वो परपेंडिकुलर लेयर वाइज लेयर ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके नीचे परपेंडिकुलर लेयर कहां आएगी, ये आएगी, ये परपेंडिकुलर लेयर आएगी, इसके नीचे परपेंडिकुलर लेयर ऐसे आएगी, इसके नीचे ऐसे आएगी और इसके नीचे ऐसे आएगी। यानी कि कंफर्म हो गया है कि मुझे इस जी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा यहां पर। और जो एच यहां पर हम कंसीडर कर रहे थे ना कि ये एच मेरा पार्टिकल नीचे है, तो ये एच से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो मेरे पास में क्या एंगल पर बनी हुई है। और एच हमें कौन सी लेनी होती है, जो पॉइंट आपने लिया है वहां से और जो आपका प्रेशर पॉइंट है उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की मैं लेके जाऊंगा तो ये इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई है। तो बेसिकली मुझे ये एच डैश निकालना है, यानी इस फॉर्मूले में ये एच परपेंडिकुलर निकालना है और जी इफेक्टिव मुझे निकालना है। तब मैं कहूंगा कि मेरा प्रेशर यहां पर कैलकुलेट हो गया है। अब देखो इसकी कहानी सुनो। अब मैं इसको एक्सेलेट करवा रहा था पूरी बकेट को इस डायरेक्शन में, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये मैंने क्या इसके अंदर में पूरी कहानी लिखी है, कि हम स्टैटिक में बिल्कुल पैरेलल हुआ करता था, हॉरिजॉन्टल हुआ करता, तो हम सीधा उसमें रो जी एच लिख देते थे। लेकिन उसके पीछे कंसेप्ट समझेंगे कि जी क्या होता है और एच क्या होता है, तो वो लेयर वाइज लेयर उसके अंदर में ट्रांसफर होता है। तो अब इसमें समझ में आया कि ये लेयर मेरा टिल्ट हो गया पानी, तो इसके नीचे लेयर ऐसे बनेगी, इसके नीचे लेयर ऐसे बनेगी, तो परपेंडिकुलर जो जाएगा इनका ऐसे जाएगा ना, ऊपर से नीचे की साइड में तिरछा जाएगा वो भी, तो वो लेयर वाइज लेयर उसका जी और एच वो ट्रांसफर होता जाएगा, वही तो प्रेशर बनाएगा उसके ऊपर में। तो ठीक है भाई, ये मेरे पास में जी आ गया। अब इसके कंपोनेंट्स हम लेना शुरू करते हैं। तो ये एंगल जो बना हुआ था मेरे पास में हम निकाल चुके थे, थीटा है, तो ये थीटा हो गया। यहां पर मैं इसको बना देता हूं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। और यहां पर मेरा दूसरा कंपोनेंट जो चल रहा था, जो किसकी वजह से लगेगा, पीछे की साइड में एक्सेलेरेशन सूडो फोर्स आएगी जो ए के कारण में आएगी, तो इसको भी हम यहां पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको मैं येलो से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो पीछे की साइड में जा रहा है उसका कितना, ए जा रहा है, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे जा रहा है वो, तो जी नीचे की साइड में लग रहा है। तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया, ये भी थीटा हो गया। क्यों हुआ, पीछे की स्लाइड में आप समझ गए होंगे। अब देखो, एक चीज हमें पता है कि अगर मुझे कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्या करता हूं, प्रेशर को जो फोर्सेस होती हैं, मतलब जो लेयर होती है उसके ऊपर मैं प्रेशर को सेम मान लेता हूं या फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में कर देता हूं, तो वहां से मेरा थीटा निकल कर आ जाता है। अब यहाँ प्रेशर निकालने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत है, इस जी की जरूरत है और मुझे एच की जरूरत है। तो जी निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि ये इफेक्टिव इस डायरेक्शन में उसका एक्सेलेरेशन आना चाहिए। तो ये देखो, ये सिनेरियो कुछ ऐसा बना हुआ है कि यहां पर नीचे लग रहा है जी और पीछे की साइड में लग रहा था एक्सेलेरेशन ड्यू टू सूडो फोर्स के कारण में एक्सेलेरेशन लगा हुआ है। तो इसका इफेक्टिव जी कहां पर आएगा, ये आएगा इफेक्टिव जी इस डायरेक्शन में। समझे, ये देखो यहां से डीएम से ऐसे मेरा ट्रांसफर कर रहा है प्रेशर ऐसे, तो यहां पर जो प्रेशर निकलेगा इस पॉइंट के ऊपर में वो इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि रिजल्टेंट होगा जी का और ए का।
तो यहां से आगे आपके पास में इस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल टू, मतलब एक्सेलेशन इफेक्टिव, सॉरी जी इफेक्टिव नहीं, तो यहां आ गया हमारे पास में एक्सेलेशन इफेक्टिव दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस में जी। ये कहानी आ गई भाई हमारे पास में एक्सेलेशन की, यानी कि जो पी नोट प्लस रो जी एच, इसके अंदर में ये जो जी इफेक्टिव है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कहानी आई एच की, ये एच कैसे कैलकुलेट करें। तो एच हमारे पास में ये आना है, क्योंकि ये हमारे पास में जो एक्चुअल एच डैश जिसको मैं नाम दे रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, इस पार्टिकल से और उस पॉइंट की जहां पर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है वो निकालना है। तो उसके ऊपर में काम कर लेते हैं हम। ये सरफेस था कुछ ऐसा, एक बार समझना है, बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी चीजों की, लेकिन वो दिमाग में आना तो चाहिए कि भाई ये सारी कैलकुलेशन करी क्यों हमने। ये यहां पर था आपका एम मास, डी एम मास मान लो या छोटा सा कोई मास मान लो, और ये पॉइंट है आपके पास में ए पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है यहां से यहां तक की एच डैश। अच्छा जी, और ये जो पॉइंट था यहां से कितनी हाइट के ऊपर में नीचे, ये यहां पर है भाई एच हाइट पर नीचे। ठीक है, ये एच डैश हमने माना जो एक्चुअल में उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये थीटा मेरे पास में बना हुआ है यहाँ से, जो थीटा बना कहाँ पर गया मेरे पास में इसका, इसके अंदर में देखो, हाँ ये रहा। देखो यहाँ पर जो ये था, ये बना हुआ था कितना एंगल थीटा, क्योंकि मुझे एच की टर्म में लेके आनी ना, क्यों एग्जामिनर तो मेरे को एच प्रोवाइड करेगा, तो ये थीटा, तो ये इसका अल्टरनेटिंग एंगल ये भी थीटा हो गया। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ कोस थीटा की फॉर्म में, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ एच डैश दैट विल बी इक्वल टू एच कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में जो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस मेरा हो गया ये एच डैश, और हाइपोटेन्यूज हो गया इसका क्या एच हो गया, तो ये मेरे पास में परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ऐसे हो गया ना 90 डिग्री उसके अंदर में बना रहा है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि सॉरी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस एच डैश हो गया और हाइपोटेन्यूज मेरे पास में एच हो गया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो एच डैश की वैल्यू क्या आई, एच कोस थीटा आ गई है। ठीक है भाई, अगर मैं कोस थीटा को भी थोड़ा सा और अच्छे से इसके अंदर में लिखना चाहूँ, तो उसको भी लिख सकते हैं हम कि एच डैश कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एच। अब इसकी वैल्यूज देखो, ये था एक्सेलेशन के टर्म के अंदर में, तो एक्सेलेशन में ये बनी हुई थी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर, जो एक्सेलेशन फॉर्म में लिखा हुआ था वो ये ए स्क्वायर जी स्क्वायर आया, यहाँ से ये रहा इफेक्टिव की फॉर्म में, अगर मैं जी की फॉर्म में लिखना चाहूँ। और इसका जो बेस आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है इस ट्रायंगल के अंदर में, तो ये आ रहा था जी। तो इसमें जो बना मेरे पास में कोस थीटा, इसको की ये जी था, तो बेस दैट विल बी इक्वल टू जी हाई, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर, ये वाला आ गया। तो ये बनी मेरे पास में कितनी, जी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे ये वैल्यूज ही डिफाइन होंगी अपने एग्जाम के अंदर में, तो मैं इन्हीं कैलकुलेशन के बेसिस पे सारा काम कर रहा हूं। यहाँ पे सिर्फ मैं इसके अंदर में जो ऑब्जर्वेशन किया है वो मैं दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए कर रहा हूँ, ये पूरी कहानी वो ये कि मैं इसका जी इफेक्टिव निकाल लूं और एच इफेक्टिव यानी कि जो परपेंडिकुलर निकाल लूं, लेयर वाइज लेयर मेरा प्रेशर जो है वो ट्रांसफर होता है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए मैंने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या, ये एंगल थीटा वो हमने इस बेसिक एंगल थीटा से निकाला, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये हमने परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिया, तो ये इसका क्या बन गया, अल्टरनेटिंग एंगल बन गया। सो दिस आल्सो थीटा एंगल हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो मेरी मेन कैलकुलेशन इस एच डैश को निकालने की थी, तो मैंने इस ट्रायंगल का यूज किया ये वाली। तो यहां से जो आया वो आ गया हमारे पास में एच डैश दैट विल बी इक्वल टू एच कोस थीटा। क्योंकि मुझे सारी कैलकुलेशन जी और ए की फॉर्म में लिखनी है, तो मैं दोबारा से इस ट्रायंगल का यूज कर रहा हूं जो यहां से शुरू होके और ऐसे आ रही है, यानी कि ए बी सी ऐसे ट्रायंगल जो बनी हुई है ए बी सी, इस ट्रायंगल का यूज किया। तो यहां से जो आया वो बेस जी आ गया और हाइपोटेन्यूज जी आ गया ए स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर। इतनी सी मैंने कहानी यूज करी है। ठीक है भाई, अब आ जाओ अपने मेन फॉर्मूले पर। तो मेन फॉर्मूले से हमने क्या सीखा कि जो हमारे पास में प्रेशर एट पी ए पॉइंट में कैलकुलेट करना चाहूं, दिस कैन बी रिटन एज पी नोट, ठीक है, इनटू में रो। अब बताओ जी लिखूं या जी इफेक्टिव लिखूं, तो यहां आप लिखोगे जी इफेक्टिव इनटू में जो एच हमारे पास में आ रही है वो कितनी इफेक्टिव है, या फिर मैं कहूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये सारी कैलकुलेशन हमने कर ली थी, तो इस केस के अंदर में ये कितना था, प्लस रो इनटू में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का रूट, और एच इफेक्टिव अभी आप लोगों ने निकाली कितनी आई थी, जी डिवाइडेड बाई सॉरी जी इंटू में एच डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर उस पूरे का रूट, ये निकाला आप लोगों ने। ये आया था जो एच की वैल्यू एच डैश की वैल्यू हमने पुट करी है, एच इंटू में जी दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर, तो ये मैंने पुट कर दिया। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली जो प्रेशर बना मेरे पास में पी नोट
प्लस रो जी एच, यानी कि ए पॉइंट पर अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, रो जी एच का। देखो इसमें जो समझाने लायक चीज थी वो ये थी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा प्रेशर चलता कैसे है। हालांकि आप प्रेशर डायरेक्टली उन फॉर्मूलाज का यूज करके निकाल पा रहे हैं कि मुझे इस एच हाइट पर चाहिए, तो हमने नॉर्मली जो किया हुआ था, हम पहले जो अपना डायरेक्ट इक्वेशन का यूज करके लगा देते रो जी एच रहेगा तो वही, लेकिन उसका फ्लो कैसे हो रहा है प्रेशर का, अगर मैं किसी और पॉइंट पर पूछ लेता हूं, तो ये जो बनी हुई है ना यहां पर जो बनती है इसके नीचे, इनको हम क्या बोलते हैं, जो नीचे यहां पर बनी है, दीज आर नोन एज प्रेशर लाइंस, इनको हम प्रेशर लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब बताओ कि इसमें जो ऑप्शन मैंने आपको दिए थे तो कौन सा सही है? पहले वाला ऑप्शन मेरे पास में सही है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा और इसके अंदर मैं ट्विस्ट डालता हूं, क्योंकि और ऑप्शन में क्या है, रो इंटू में एल ए वगैरह भी दे रखे हैं, तो उसके ऊपर में भी थोड़ा सा काम तो मुझे आना चाहिए करना, क्या पता वहां से कोई मेरा ऑप्शन बन रहा हो। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल मैंने कंसिडर किया हुआ था, जो यहाँ पर मेरा प्रेशर ऐसे बना हुआ था, इस पॉइंट से मैंने लिया, ये थी एच डैश, और ये जो बना हुआ था इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया था एल से। ठीक है, ये एच डैश था, और ये जो एंगल बना हुआ था यहाँ पर कितना था भाई, ये एंगल था थीटा। अगर यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू की फॉर्म में लिखना चाहें, तो ये एच डैश जो है, एच डैश उसको लिख सकते हैं एल साइन थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपर, जो हमारे पास में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ गया, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मेरे पास में एल साइन थीटा बनकर आ गया। ठीक है, यहां से एच डैश की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। तो इसी फॉर्मेशन के अंदर में मैं अगर साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहूं, तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं, ये हमारे पास में लिखा जा सकता है ए डिवाइडेड बाई, क्योंकि एक्सेलेशन की फॉर्म में आएगी, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर। इसके लिए मैं साइन थीटा के लिए दूसरी ट्रायंगल का यूज करूंगा, जो यहां पर मेरे पास में बन रही थी, ये वाली, ये थीटा आ गया था, यहां पर एच था, और ये जो इस फॉर्म में के अंदर में इस डायरेक्शन में जा रहा था वो कितना था, ए था हमारे पास में एक्सेलेशन। तो इस ट्रायंगल का यूज करके मैं ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दे सकता हूँ। ये आपको ज्यादा इसके अंदर में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कैसे हम इसकी दूसरी फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल साइन थीटा इसके अंदर में आ गया। अब रखो अपना वही फॉर्मूला बेसिक, क्या था, पी ए उस पॉइंट पे निकालने के लिए, दैट विल बी इक्वल टू पी नोट प्लस में रो, इफेक्टिव एक्सेलेशन तो वही रहने वाला है, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन एच इफेक्टिव की बात करें तो एच इफेक्टिव अब ये बन गया मेरे पास में एल इंटू में ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर, और इस पूरे का रूट। कैंसिल जो हो रहा है उनको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो आपका जो प्रेशर बना पी ए, दैट विल बी इक्वल टू पी नोट प्लस रो एल इंटू में ए क्या आ गया, एक्सेलेशन आ गया। आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सेलेटेड फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, तो ये ए की फॉर्म के अंदर में आ गया। पिछला जो था वो हाइट की फॉर्म के अंदर में आप लोगों को जो प्रेशर पूछा जाए, तो आप इसकी फॉर्म के अंदर प्रेशर बता सकते हैं। हाइट गिवन नहीं हो तो आप इस कैलकुलेशन को लें, और हाइट गिवन हो, सॉरी हाइट गिवन हो तो आप इस यूज कर सकते हैं, एक्सेलेशन गिवन हो तो आप इसका फॉर्मेशन का यूज करके इसको कर सकते हैं, और जो डिस्टेंस हो कि जो दूसरा एंड है वहां से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके उसके पॉइंट के प्रेशर को निकाल सकते हैं। तो अब जाते हैं हमारा मेन जो तीन चीजें ऑप्शन मैंने प्रोवाइड करे थे, तो ये ऑप्शन भी मेरा इसके अंदर में क्या है, सही है। तो दोनों ऑप्शन इसके अंदर में सही थे, पहला वाला भी और दूसरा वाला। मेन अप्रोच क्या रखनी थी वो आपको समझ में आएगी प्रेशर की, कि प्रेशर जो होता है वो कैसे ट्रांसवर्स होता है। आप नॉर्मल वैसे कैलकुलेट करते तो इसका ये आंसर नहीं आता, कुछ और आता। तो ये फॉर्मूला जो प्रेशर का एक्चुअल फॉर्मूला है, वो यही कहता है कि किसी भी पॉइंट पर आपको प्रेशर निकालना है, प्रेशर एट एनी पॉइंट, ए पॉइंट कोई भी हो सकता है, तो पी नोट प्लस रो इंटू में जी इफेक्टिव। ये इफेक्टिव का मतलब क्या है, कि वो ट्रांसवर्स कैसे हो रहा है, जो पॉइंट है उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसफर्स हो रहा है, और ये एच इफेक्टिव बोल सकते हैं, या फिर दो पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास में क्या रहेगी। तो इसको करेंगे तो आपका जो प्रेशर है वो इजीली निकल कर आ जाएगा। उसकी दो फॉर्मेशन है, अगर एक्सेलेशन की फॉर्म में निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और एच के फॉर्म के अंदर में आपको पूछा जाए तो आप इससे इजीली उसको निकाल सकते हैं। तो आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ना एक क्वेश्चन करते हैं हम, लिखो इस क्वेश्चन को, कि जो हमने अभी तक चीजें सीखी हैं इसके बारे में, कि कितना हमारे पास में शेप होगा, क्या प्रेशर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, 2-3 बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसमें कहा गया कि एक कोई मेरे पास में क्यूब शेप का कंटेनर है, क्यूब शेप का, 3D के अंदर में आप समझ पा रहे होंगे कि पीछे की साइड भी ऐसा ही निकला हुआ होगा। ठीक है, कुछ ऐसा निकला हुआ है, ये मैं बना ही देता हूँ 3D शेप इसकी।
ये मेरे पास में 3D शेप है इसकी, दिस वन, ये आ गया यहाँ से, ये 3D शेप इसकी बन गई है। ओके, और इसमें मैंने कंटिन्यूसली मतलब टोटल जो है वो पानी भर दिया ऊपर तक, इसके अंदर में पानी भर दिया और इसको एक्सेलेट करवाया गया। जब एक्सेलेट करवाएगा, कंप्लीट फिल है ये ऊपर तक फिल है ये। जब इसको एक्सेलेट करवाया गया तो इसकी शेप के अंदर में चेंज आ गया। एक्सेलेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसकी जो साइड लेंथ है, मतलब ये जो वॉल लेंथ है वो हमने 5 मीटर दे रखी है, और जो एक्सेलेशन इसको प्रोवाइड किया गया वो किया गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलेशन इसको मूव करवाया गया। अब जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछ रहा है वो ये पूछा गया इसके अंदर में कि भाई ये क्यूब बकेट जब एक्सेलेट करी गई तो जो पानी इसके अंदर से निकला उसका वॉल्यूम आपको बताना है। अब वो पानी कैसे होगा, क्योंकि जब आप इसको मूव कर रहे हैं तो पानी बाहर छलकेगा, बाहर आएगा, यानी कि कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। अब यहाँ पर तो वॉल्यूम इतना एक्यूमुलेट हो सकता है, तो बाहर ये पानी तो बाहर निकलेगा भाई। अगर यहाँ पर वॉल्यूम है वो कंप्रेस तो हो नहीं सकता है, उसकी डेंसिटी तो सेम रखनी है। तो इस एरिया में जो पानी रहा होगा वो क्या कर गया होगा, वो बाहर की तरफ में छलक गया होगा, यानी कि बाहर की डायरेक्शन में निकल गया होगा। तो आपसे यही पूछा गया कि ये वॉल्यूम बताओ जो बाहर निकला, स्पिल्स आउट जो हुआ है उस वॉल्यूम को आपको कैलकुलेट करना है। तो कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो चुटकियों में सोल्व होने वाला क्वेश्चन है ये, आपके बहुत बड़ी एग्जाम का क्वेश्चन है, देख लो। तो देखो इसके अंदर में अप्रोच क्या रखनी है। आपने अभी सीखा कि यहां से मेरे पास में इसकी शेप चेंज हो जाएगी। जब शेप चेंज हो गई है तो कंफर्म है कि यहां पर कोई ना कोई एक टिल्ट आया, ये तो टिल्ट आने से इसके अंदर में आ गया टेन थीटा। जब टिल्ट हो गया तो ये वॉल्यूम बाहर निकल गया भाई। क्वेश्चन की अप्रोच समझनी बहुत जरूरी है। ये पानी बाहर कब निकला, जब यहां पर इसका टिल्ट हुआ। तो मैं ये देख लूं कि कितना टिल्ट हुआ, वहां से मैं ये निकाल लूंगा कि ये कितनी हाइट नीचे चला गया। ठीक है ना? देखो जब यहां से टिल्ट हुआ है, इस पॉइंट से पहले इसका सरफेस के टच में था, तो ये पानी क्या हुआ, बाहर निकलना शुरू हो गया, बाहर निकला पानी, तो ये h हाइट नीचे चला गया, और मैं इसको एक्सेलेट कर रहा हूं तो एक साइड में वाटर ऊपर चढ़ जाता है और एक साइड में नीचे की तरफ में आ जाता है। तो ये जितना बाहर निकला है, यहाँ पे जो शेप बनी है, इतना ही तो वॉल्यूम बाहर निकला होगा। तो मैं अगर इस हाइट को निकाल लूं तो ये ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल लूं पहले, और इतना ही मैं पीछे की साइड में चला जाऊं या कि 3D में चला जाऊं तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। भाई जो मेरे पास में ट्रायंगल बनी है ऐसे, ये ट्रायंगल बनेगी, इस ट्रायंगल का एरिया, किसी चीज का वॉल्यूम कैसे निकालते, वॉल्यूम निकाल का सिंपल सा तरीका होता है एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। चाहे सिलेंडर ले लो चाहे कुछ भी ले लो। आप करते क्या है, सिलेंडर का आप लोगों ने लिया, मान लो वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या करते हैं, एरिया ऑफ द बेस दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू में हाइट, तो ये h कर दिया तो आपका वॉल्यूम आ गया। जब आप जो हमारे पास में सिलेंडर इसका एरिया इंटू बेस इंटू में हाइट किया तो ये वॉल्यूम आ गया। तो ठीक उसी तरह से ट्रायंगल का भी मैं बात करूं तो ये मेरे पास में एरिया ऑफ द बेस आ जाएगा यहां से, और जब मैं 3D में इसको पीछे की तरफ में देखूंगा तो ये ट्रायंगल ऐसी बन रही होगी, ये ट्रायंगल ऐसी बन रही होगी, यहाँ पर भी ये ट्रायंगल बनी हुई है। तो मैं इसको एरिया बेस इंटू में हाइट कर दूंगा, कितनी दूरी तक है ये, तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा उसका। सिंपल सी कहानी है। तो मैं इसका एरिया बेस निकाल सकता हूँ क्योंकि ये मेरे को ये डायरेक्शन पता है कि ये 5 है अपने आप में। तो टेन थीटा की लगाओ, टेन थीटा को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो आया था हमारे पास में a/c, और ये किसके बराबर हो सकती है, अगर मैं इस डिस्टेंस को y मान लेता हूँ, ये जितना बाहर निकला है इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है, ये वाला मान लो या फिर ये वाला मान लो, जो भी आपकी मर्जी हो उसको मान सकते हैं। और इन नीचे जो था मेरे पास में h था, या सॉरी उसकी लेंथ थी जो कि 5 वैल्यू रखती है। तो टेन थीटा की एक वैल्यू ये बनी इस ट्रायंगल से थीटा में कि परपेंडिकुलर और बेस, तो ये आया हमारे पास में y/5। तो वैल्यूज को पुट करो, a की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 5 गिवन है तो 5 आ गया, g की वैल्यू 10 है हमें पता है 10 आ गया, और इधर से बचा y डिवाइड बाई 5। ये दो इक्वेशन अलग अलग मैंने लगा दी ना, ये तो लगाया जो हमने टिल्ट वाले फॉर्मुलेशन से, जो हम पहले पढ़ के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, जो हमने इसको कवर किया था ये वाला फॉर्मूला, वहां से मैंने इसको कैलकुलेट किया। और दूसरा मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया कि इस ट्रायंगल में जो हमारे पास में बन रही है परपेंडिकुलर और बेस, वहां से इसको ले लिया, तो ये y मुझे पता लग जाएगा। तो आपके पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 5 से 25 डिवाइड बाई 10, यानी कि 2.5 वैल्यू आ गई है। यानी ये जो y है ये हो गया हमारे पास में 2.5। अब देखो ये ट्रायंगल का पता लग गया मुझे, कितनी ट्रायंगल जो एरिया था, मतलब ये हाइट मुझे पता लगी 2.5 है, ये मुझे पता लग गया कितना है
दिस इज इक्वल टू 5 मीटर, और इसकी विड्थ भी मुझे पता है, यानी कि पीछे की डायरेक्शन में कितना जा रहा है ये पीछे की डायरेक्शन में अगर 3D में बात करते हैं तो ये यहां से जा रहा है 5 मीटर ही। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो भाई। तो वॉल्यूम आया एरिया ऑफ द बेस, जो कि हमारे पास में ट्रायंगल है, दैट विल इक्वल टू 1/2। बेस कितना है 5 है इसका, परपेंडिकुलर कितना है 2.5 है, 2.5 हो गया। ये तो हो गया ट्रायंगल क्या, यानी एरिया ऑफ द बेस। इनटू में कितने डेप्थ तक है, कितनी हाइट है, तो 5 आ गया। कर लो इसको कैलकुलेट, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कॉन्सेप्ट एक छोटा सा था, उसको समझाने में हमने इतना टाइम लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर सकते थे जब आपको सारी क्लैरिटी हुई कि ये कैसे प्रेशर लगाएगा, कैसे उसकी शेप बनेगी, कैसे हमारे पास में कैलकुलेशन करना है, क्या हमारे पास में एच की वैल्यू लेनी है, और कैसे इसको ट्रांसवर्स करना है इसके अंदर में, कैसे इसका एरिया ऑफ बेस हमें देखना है, कैसे 3D के अंदर में इसको सोचना है। तो इतने इस लेवल के क्वेश्चन इसमें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये मेरे पास में जो था वो आपको यही कहे कि भाई ये जो शेप था वो यहाँ तक ही पहुंचा। हो सकता है कि मैं बहुत तेज एक्सेलेरेशन कर दूं उसका, कि वो 45 डिग्री से आगे बढ़ जाए, जैसे मैं सिंपल दे रहा हूँ, करना नहीं है आपको, फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये मैं बहुत तेजी के साथ में चलूँ तो पानी पूरा शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर आ जाइए, तो ये पानी जो है ये क्या रहा होगा, ये बाहर निकल गया होगा ऐसे, तो ट्रेपेजियम बन जाएगी वहां पे। ट्रेपेजियम का यूज करके वहां बना लेते हैं। मान लो मैं एक्सेलेरेशन इसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि ये फ्लो कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये जो विड्थ थी, ये लेंथ जो थी वो मेरे पास में 5 मीटर थी, तो ट्रेपेजियम वाले फॉर्मूलेज वगैरह से यूज कर लो। हालांकि इस लेवल के पूछे नहीं जाते, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वाटर यहाँ पर भी हो सकता है, तो ये पानी जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, बाहर की तरफ में निकल गया होगा। ठीक है, चलो अब बात करें, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 3 शेप हमने देख ली जो हमने शुरुआत में चीजें बताई कि कहाँ गया भाई हमारा पहला पेज, ये भी नहीं था, कहाँ चले गए, हाँ ये रहा। इसमें हमने देख लिया, पहला शेप देख लिया ऊपर लेके जा रहे हैं, दूसरा शेप देख लिया जब हम उसको नीचे लेके जा रहे हैं, तीसरा जब हॉरिजॉन्टल बात कर रहे हैं वो सारी हो चुकी है। अब आती है ये डरावनी चीज, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे। और मैं कहता हूं इंक्लाइंड प्लेन फिजिक्स का सबसे आसान टॉपिक होता है। ठीक है, सबसे आसान टॉपिक होता है। ये क्या हो रहा है भाई, चलो अब देखते हैं इसको। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में इस बोतल को, इस कंटेनर को चढ़ा देते हैं। देखो भाई क्या कहानी है इसकी। तो हमने कहा कि भाई ये मेरे पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इसके ऊपर में मैंने एक कंटेनर रख दिया है, और इसको धक्का लगा के हम ऊपर की तरफ में लेके जा रहे हैं। ठीक है, और जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पे भी इसके अंदर में एक टिल्ट आएगा। ये एक्सेलेरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ में लेके जा रहे हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि इसका जो पानी है वो टिल्ट हो गया थोड़ा सा, और वो टिल्ट होके कुछ ऐसा हो गया, ऐसे आएगा। देखते ना इधर कम हो जाएगा, देखना थोड़ा सा भी स्लोप पे ले जाके, और पानी के डब्बे को आप कर लो तो एक साइड में ज्यादा पानी हो जाता है और एक साइड में कम रहता है, यानी उसके अंदर में टिल्ट आ गया। टिल्ट आ गया तो यहाँ पर एक एंगल बन जाता है, जिस एंगल को हम जर्नली इसके अंदर में इंक्लाइंड प्लेन में अल्फा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप कोई भी इसका रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको अल्फा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो एंगल था इंक्लाइंड का, उसको मैंने थीटा दिया हुआ है। करो इसको सोल्व कि कितना इसके अंदर में टिल्ट आया। ठीक है, तो कहानी वही रहेगी इसके अंदर में भी सेम हमारी, कि मैं इस पॉइंट के ऊपर में एक शीटा बनकर बैठ जाऊंगा, यानी कि इस पूरे मोशन को मैं एक स्टेशनरी पोजीशन पर देखूंगा, इस पूरी फ्रेम को स्टेशनरी मान लूंगा, तो कंफर्म है कि मुझे एक शूडो फोर्स वहां पर लगानी पड़ेगी। तो पहली तो ये है कि इतनी डरावनी चीज दिख रही है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई इन द सेंस कि इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ले आओ, ऐसे कर लेते हैं इसको हम। ये मेरे पास में बन गया हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बनने से क्या फायदा हुआ कि हमारा क्वेश्चन बन गया जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। बस एंगल वगैरह के लिए आप थोड़े से ध्यान रखना, उसके लिए कोशिश रहना, जो हमने इंप्लीमेंट करने हैं इसके ऊपर में। ये आ गया मेरे पास में अल्फा, ये पॉइंट था, इस पॉइंट पर एक्सेलेरेशन लगा, मतलब वो कहां पर लगेगा भाई, वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर लगता है, वो टुवार्ड्स द अर्थ लगेगा। तो ये कहां लगा रहा था, ये लगा रहा था मेरे पास में टुवार्ड्स द अर्थ, ऐसे लग रहा था। इस पॉइंट पर अगर मैं कोई भी मास कंसीडर कर लेता हूं m, तो नीचे की साइड में लग रहा था। तो इस पॉइंट पर लगने वाला जो एक्सेलेरेशन होगा नीचे की साइड में, दिस वन, ये आएगा यहां पर g cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो हमारे पास में एक्सेलेरेशन लगेगा वो बन जाएगा हमारे पास में a बनेगा पहला तो, और जो g था, क्योंकि g इस केस के अंदर में जब हम उसको टिल्ट करते हैं तो ये यहां पर आ जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास में थीटा। तो g cos थीटा यहाँ आ गया, और इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर चला गया इसके पैरेलल में, जो दूसरा हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में। तो a तो उसका चल ही रहा था ये वाला, साथ में g का भी कंपोनेंट आ गया, तो ये आ गया g sin थीटा, g sin थीटा आ गया।
ठीक है भाई। अब ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी मेरे पास में कितना हो गया, अल्फा हो गया। अब एक चीज की पॉइंट मैंने आपको बताई थी कि जो भी आपका सरफेस है उस पे आपको क्या करना है, पूरी जो भी फोर्सेस हैं, टेंजेंशियल फोर्सेस है, उनको जीरो करना है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे रखना है। तो इस पूरे एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट, क्योंकि फोर्स में मास से मल्टीप्लाई करूं तो वो तो बाद में कट जाने, तो मैं एक्सेलेरेशन से भी पूरी कैलकुलेशन इजीली कर सकता हूं। तो मैं बार बार इसका मास नहीं लिख रहा हूं कि भाई मास से मल्टीप्लाई करूं तो ये वेट, ये इसका वेट इधर में, मेरी सिंपल कैलकुलेशन उसके एक्सेलेरेशन से भी हम देख सकते हैं। तो इसका कंपोनेंट यहां पर कितना आएगा, तो ये आएगा ए प्लस में जी साइन थीटा। अल्फा एंगल है तो अल्फा के साथ में बनेगा तो साइन, सॉरी, कोस अल्फा बन जाएगा। इसका पूरे का कंपोनेंट कोस अल्फा आ गया। ये किसको बैलेंस करेगा, जो यहां पर जी कोस थीटा बना हुआ है उसके कंपोनेंट को यहां पर बैलेंस करवाना है। तो इस डायरेक्शन में मेरे पास में आएगा जी कोस थीटा, ये वाला जी कोस थीटा था, जो जो थीटा एंगल का इधर कंपोनेंट आएगा तो जी कोस थीटा इंटू में कोस थीटा और आ जाएगा, और इधर मैं लेके आऊंगा, सॉरी, कोस अल्फा उसके पास में आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में मैं लेके आऊंगा तो ये बनेगा मेरे पास में कितना, साइन अल्फा। तो ये पूरी कैलकुलेशन के थ्रू हम जो भी अल्फा एंगल है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि इतने हाई लेवल के भी नहीं आते, फिर भी आपको ये थोड़ी सी अप्रोच पता होनी चाहिए कि टिल्ट भी कर दिया जाए तो मेन एक की पॉइंट जो आपको बताया गया है कि पहला तो आप इस सरफेस को हॉरिजॉन्टल बना लो और एंगल्स को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि भाई कौन सा एंगल मुझे यूज करना है। सॉरी, ये एंगल थीटा नहीं भाई, ये अल्फा लिखा जाएगा इसके अंदर, अल्फा मिस्टेक हो गई यहाँ पर, इसको अल्फा लिखेंगे इसके अंदर में, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा तो यहाँ पर भी मेरे पास में अल्फा यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, तो तभी तो इसका कंपोनेंट साइन अल्फा आएगा ना, और इसका कोस अल्फा आ जाएगा ऊपर। ओके, तो ये कहानी थी इसकी क्वेश्चन की। अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। इसमें आप लोगों से कई बार एग्जामिनर जो पूछता है वो एक ट्यूब प्रोवाइड कर देता है, ऐसे कोई ट्यूब प्रोवाइड कर देगा और वो कहेगा कि एक ट्यूब है, उसके अंदर में फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है ऐसे, ये फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर में, दोनों बराबर लेवल पर है, यहां से यहां तक का बराबर लेवल है, और अब कहेगा कि इसको मैंने एक्सेलेट करवा दिया ए एक्सेलेशन से, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये लिक्विड इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ में चढ़ जाएगा। तो जो फाइनल सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा मेरे पास में कि ये पानी जो है इस डायरेक्शन में ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर आ गया, यहां से यहां तक आ गया। तो अब एग्जामिनर जो आप लोगों से पूछेगा वो ये पूछता है कि ये बताओ कि ये कितनी हाइट ऊपर पानी चढ़ गया, ऊपर कितना पानी चढ़ गया है, यानी कि एच कैलकुलेट करने के लिए आपसे बोलेगा। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं चले हर पॉइंट के ऊपर में, और वहां से हम इसको डिफरेंस का यूज करके इसके एच को कैलकुलेट कर ले, या फिर दूसरा तरीका मेरे पास में ये है कि अभी जो मैंने वाटर टिल्ट वाला फॉर्मूला बताया है उसका आप यहां पर यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सुनो उसको, इधर ध्यान दो पहले। ये मेरा पीक पॉइंट है और ये मेरा बॉटम पॉइंट है, और अभी जो फ्लूइड के अंदर में हम पढ़ रहे थे उसमें ये तो देख रहे थे कि ये शेप के अंदर में कितना चेंज आया, ये थीटा जो जनरेट होता था तो ये एच हुआ करता था, ये उसका बेस हुआ करता था, ये मान लेता हूँ हाइट लेंथ जो इनके बीच की वो एल लेंथ है, ठीक है, एल ले लो या कोई भी आप इसके अंदर में ले सकते हो, और पूरा सिस्टम जो है वो ए से आगे की तरफ में मूव कर रहा है। तो पहली कैलकुलेशन तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये निकाल लूं कि ये थीटा कितना है, यानी कि एक टेन थीटा का मैं निकाल के फॉर्म ले लूं, और एक जो हमने टिल्ट वाली फॉर्मेशन ली थी वहां से मैं थीटा की कैलकुलेशन कर लूं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव तो इस एच को निकालना है ना। तो यहां से मैं ऐसा शेप बना सकता हूं इसको, ये एंगल बन गया थीटा, तो आपके पास में बना टेन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू कितना, ए बाई जी, कौन सी फॉर्मेशन से, जो टिल्ट वाली शेप वाली जो हमने ली थी। और दूसरा ये ट्रायंगल मैं ले लेता हूं, ये वाला कंसीडर कर लूं मैं, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर, परपेंडिकुलर और बेस के बराबर आ गई, तो परपेंडिकुलर हुआ एच और बेस हुआ उसका एल, तो आप एच की कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली, दैट विल बी इक्वल टू एल इंटू में ए बाई जी। ये शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज करके इस डिफरेंस को निकाल सकते हैं। करने को ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये अलग अलग जगह पे मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो लेंथ वाइज मुझे प्रेशर का कैसे, जो हमारा प्रेशर जो है इस पॉइंट पर अलग होगा, इस पॉइंट पर अलग होगा, क्योंकि प्रेशर पानी जो है वो फ्लो कर रहा है ना, अलग अलग पॉइंट के प्रेशर मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे। तो उस पूरे झमेले में ना जाके हम डायरेक्टली अपना जो टिल्ट वाला फॉर्मूला है उसका हम यूज करेंगे, और वहां से इसकी कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर मैं मान लेता हूँ, मैं इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देता हूँ कि ये लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है,
5 मीटर है मेरे पास में, एसआई सिस्टम में बात कर लेते हैं, 5 मीटर है, तो जो एक्सेलेशन है इसके अंदर में वो मैंने दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो बताओ कि कितना जो पानी है वो ऊपर चढ़ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके क्या कहानी है इसमें। एच क्या पता है आपको, एल कितना है 5 है, ए कितना है 2 दिया गया है, और जी कितना है वो 10 है, आपके पास में आ गया 2/1। तो एच की वैल्यू आई 1 मीटर। तो इतना पानी क्या हो गया, वो ऊपर की डायरेक्शन में चढ़ गया। तो अभी तक आप इन क्वेश्चंस को करते आए होंगे, तो थोड़ा सा अप्रोच करने का आपका अलग तरीका रहा होगा। अभी ये समझने के बाद में आई होप कि आपको थोड़ा सा सोच डेवलप हुई होगी कि किस तरह से आपको शॉर्टकट तरीके से या फास्ट मोड में अपने आप को एक्टिवेट करना है और इन क्वेश्चन को सीखना है। प्रेशर की अगर कोई फाइनल डेफिनेशन आप लोगों से पूछता है तो एक्चुअल में भाई ये बताना आप लोग ना, ये कई बार इंटरव्यू वगैरह में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये थोड़ा बढ़िया लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर में कहा जाता है ये। तो वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप ये बेसिक अप्रोच समझेंगे कि प्रेशर बेसिकली ट्रांसफर्स करता कैसे। वो लेयर वाइज लेयर परपेंडिकुलरली ट्रांसफर्स करता है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेलेटेड फ्लूइड है वो हमारा खत्म हो गया। फिर हम जो भी न्यूमेरिकल इसके अंदर में आएंगे फर्दर, जब हम प्रैक्टिस शीट वगैरह करेंगे तो वहाँ पर आप इसके और भी क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे। लेकिन स्टैटिक फ्लूइड में इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। हमने जितने भी एस्पेक्ट थे उसके सारे टच कर लिए हैं। जो भी इसके अंदर में हमने देखा कि वर्टिकल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जब आप उसको डाउनवर्ड लेके आएंगे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसमें हमें स्यूडो फोर्स का भी यूज करना पड़ता है और इसमें भी स्यूडो फोर्स का यूज करना पड़ रहा है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो मिलते हैं एग्जाम के अंदर में, इंक्लाइंड वाले ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया आपको होना चाहिए। मेन की पॉइंट पूरा ध्यान रखना कि जब भी कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए ऑन सरफेस, तो आपको ये जो कंपोनेंट है ना, इस डायरेक्शन में लगने वाला इस पर्टिकुलर मास के ऊपर में और इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स का वो इक्वेट कर देना, इक्वल कर देना, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने स्टैटिक फ्लूइड में बात करी थी तो बायोन्सी आपको अप्रोच जो पता होनी चाहिए, सबसे पहले mg लगाएंगे और इस mg को बैलेंस करवाने के लिए हमारे पास में कौन होगी, बायोन्सी फोर्स होगी। और बायोन्सी फोर्स जनरेट कहां से होगी, जो फ्लूइड हमारा हटा है ना वहां से। मिसकंसेप्शन में मत जाना कि पानी बाहर निकल गया, वो पानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ में लिफ्ट अप हो गया, तो वो जो पानी हटा हुआ है उसके सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लगी है वहां से बायोन्सी जनरेट होती है। तो ये चीजें आप लोग को अपने थ्योरी के अंदर में सीखनी चाहिए और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम एक्सेलेटेड फ्लूइड तो हमारा कंप्लीट हो चुका, अब हम जो पानी जो कंटिन्यूटी वगैरह या फिर जो बर्नौली थ्योरम है जिनका बहुत प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर में होता है, जैसे हमारे कोई क्रिकेटर वगैरह होते हैं वो बॉल वगैरह स्विम करवाते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है, स्पिन जो होती है। दूसरा जो वाटर वगैरह फव्वारे वगैरह होते हैं उनके अंदर में क्या फिनोमेनाज वगैरह यूज होते हैं। या फिर बात करें कि जो एरोप्लेन वगैरह चलते हैं एरोडायनामिक्स वगैरह के थ्रू, तो उनके अंदर में कैसे बायोन जो हमारे पास में बर्नौली वगैरह का यूज करके हम चीज़ों को पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और जरूरी नहीं है किसी एग्जाम के लिए, वो हमारे डे टू डे लाइफ में चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। एक तो ना बहुत अच्छे से आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को डेवलप करो, चीज़ों को आसपास ना ऐसे ही गो थ्रू मत होने दो कि यार ये है तो चलो हो रही होगी। उनको थोड़ा ऑब्जर्व करो। अगर एक फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो, तभी बहुत मजा आता है फिजिक्स को समझने में, पढ़ने के अंदर में। एक लाइट ऑन हो रही है तो लाइट ऑन हो रही है तो कैसे हो रही है उसके अंदर में, मतलब वो कहाँ से, उसके अंदर में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन की एक फील आएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है I = Q/T होता है। लेकिन इसकी डेप्थ में जाके आपने नहीं पढ़ा होगा कि ये क्यू हम लेते कौन सा है और ये टाइम, चलो टाइम तो आपको पता है कि आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, तो ये क्यू जो होता है वो कैसे हम कंसिडर करते हैं। सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़कर हम अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी जब तक फील नहीं आएगी ना आपके अंदर में तो आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो वो ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, कि वो दिमाग में क्लिक करना कि हाँ यार ये हो क्या रहा है इसके अंदर में। कोई लाइट कलर दे रही है तो वो क्यों दे रही है, आखिर कैसे उसके अंदर में उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है। कोई चीज मैग्नेट अगर अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। हम किसी चेयर के ऊपर में बैठे हैं और कोई हमें पीछे से कोई रब वगैरह हो जाए, या कई बार गर्मियों के अंदर में, सर्दियों के अंदर में भी कई बार ऐसी चीज होती है कि जो कंबल वगैरह वो रब कर देते हैं तो हमारे अंदर में एक चार्ज डेवलप हो जाता है। तो रीजन क्या है यार, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन डेवलप करना बहुत जरूरी होती है। और फिजिक्स की यही बड़ी खूबसूरती है कि हर पॉइंट को, हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को आप अपनी लाइफ के साथ में जोड़ के सीख सकते हैं। तो यही आज इस लेक्चर को मैं ख़त्म करूँगा। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में चीज़ों को और बेहतरीन लेवल पर हम समझेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।